जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। बड़े दिनों के बाद आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कुछ पर्सनल कारण थे जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी था और मैं रेगुलर अपने प्रोग्राम नहीं कर पाया। तो खैर ऐसे अक्सर ऐसे फेजेस आते हैं और जब मेरे को मौका मिलता है, जितना भी मिलता है, मैं उसमें जितने वीडियो हो सकते हैं उतने मैं करता हूं। लेकिन कल की जो घटना हुई, मेरे को लगा कि इसके ऊपर वीडियो करना बहुत आवश्यक है। और कल की घटना यानी ईरान का इजराइल के ऊपर मिसाइल का हमला, दरअसल ये बहुत बड़ी खबर है और इसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल की बहुत ही भारी दुश्मनी है। ईरान ने बहुत सारे प्रॉक्सीज इजराइल के खिलाफ छोड़ रखे हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और यमन में हूती। ईरान की लड़ाई सऊदी अरेबिया से भी है और सुन्नी इस्लामिक वर्ल्ड से भी है। ईरान का वर्चस्व शिया क्रेसेंट जिसको बोला जाए या शिया बाहुल्य क्षेत्र वहां पर है। दैट इज इराक में, सीरिया में, लेबनान में, इन इलाकों में ईरान की बहुत ज़्यादा पकड़ है और ईरान यहाँ पर किसी न किसी रूप में प्रेजेंट भी है। इसका क्लियर उदाहरण हमको मिलता है जब इजराइल ने दमिश्क के ऊपर हमला किया। 1 अप्रैल को, आपको याद होगा कि 1 अप्रैल को इजरायली एयरफोर्स ने दमिश्क दूतावास के ऊपर हमला किया, जिसके अंदर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कई सारे ओहदेदार मारे गए, जिसमें सीनियर अधिकारी भी शामिल थे। ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर एक आतंकवादी संगठन है, अमेरिका द्वारा घोषित किया गया। दरअसल ये ईरान की फौज का एक अहम हिस्सा है जो डायरेक्टली जो आयतुल्ला है वहाँ के, जो मौलवी, जो रेवोल्यूशनरी काउंसिल को चलाते हैं, हेड करते हैं, उनके डायरेक्टली नीचे आता है और उन्हीं की कमांड पर ये पूरी कार्रवाई करते हैं। तो जब उनके अहम ओहदेदार मारे गए तो उससे ईरान काफ़ी परेशान हो गया और ईरान को ये लगा कि अब हमें कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तो ईरान ने कल जबरदस्त हमला किया। इसके अंदर उन्होंने कई सौ ड्रोन्स, कई सौ बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। 90% से ज़्यादा इन हमलावर ड्रोन मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स को आयरन डोम और एरो जैसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स ने मार गिराया। एयरफोर्स के F-35 ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। वहीं जॉर्डेनियन एयरफोर्स ने भी काफ़ी इजरायली सेना की, इजरायली एयरफोर्स की मदद करी। अगर हम नक्शे को देखें, अगर मिडिल ईस्ट का नक्शा देखें और उसमें देखें कि ईरान कहाँ पर है, तो हमको समझ में आएगा कि ईरान को अगर मिसाइल्स का हमला करना है तो उसको सीरिया, इराक या जॉर्डन की एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जहाँ तक इराक और सीरिया का सवाल है, वहाँ पे कोई भी ईरान के खिलाफ बात नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर ईरान की मौजूदगी बहुत प्रबल है और आईसिस के खिलाफ जंग में बहुत अहम किरदार ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड अदा कर रही है। और इसका पूरा फुटप्रिंट आपको, यानी कि ईरानियन IRGC का, करेक्शन, एक्सक्यूज मी, ईरानियन IRGC का फुटप्रिंट आपको पूरे इराक और सीरिया में मिलेगा, लेकिन ऐसा जॉर्डन में नहीं है। तो अगर जॉर्डन के हिसाब से अगर हम बात करें कि भाई जॉर्डन ने ऐसा क्यों किया कि भाई इजराइल की वो
मदद के लिए खड़ा हुआ। तो देखिए, कोई भी सोवरेन कंट्री होगा वो अपनी एयर स्पेस को वायलेट करने नहीं देगा, और अगर कोई वायलेट करेगा तो उसके ऊपर प्रहार भी करेगा। अब इमेजिन करिए कि काल्पनिक हाइपोथेटिकल बात है कि अगर अमेरिका चाइना के ऊपर हमला करता है और इंडिया की एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है बगैर इंडिया के इजाजत के, तो क्या आप उसका मुकाबला नहीं करेंगे? क्या आप उनको इंटरसेप्ट नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से अगर आप सॉवरेन कंट्री हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले मुल्क हैं, तो आप जरूर उस चीज को काउंटर करेंगे, और ऐसा ही जॉर्डन ने किया। इसके अलावा ये भी बात सही है कि जॉर्डन के ताल्लुकात अब इजराइल के साथ अच्छे हैं, और इसी तरह सऊदी अरेबिया के भी बहुत अच्छे हैं, यूएई के भी बहुत बढ़िया हैं। तो ये सारे मुल्कों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में जरूर इजराइल का साथ दिया होगा, या आगे आने वाले समय में देंगे। अब ईरान की मजबूरी ये थी कि अगर ये ऐसा ना करता तो उसकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक थी। क्रेडिबिलिटी कहां पर? क्रेडिबिलिटी शिया जो क्रेसेंट मैंने बोला, दैट इज सीरिया, इनफैक्ट लेबनान मैं भूल गया, लेबनान, सीरिया और इराक और ईरान खुद, उनके जो सिटीजन हैं वहां पर ये आयतुल्ला और मुल्ला मौलवियों की जो सरकार चल रही है वहां पर, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन हो जाती। क्योंकि ये याद रहे कि इजराइल आए दिन आईआरजीसी के लोगों को निशाना बनाता रहा है। सीरिया के अंदर कई बार उसने हमले करे हैं, और हमको ये भी मालूम है कि इजराइल की मोसाद ने ईरान के टॉप साइंटिस्ट को टारगेट किया है, ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को। तो ये सारी चीजें ईरान को परेशान कर रही थी, और ईरान को लगा कि अब ये दमिश्क के ऊपर जो हमला किया है इजराइल ने, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, और उसने ये कदम उठाया। अब हमला करने से पहले ईरान ने बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत अमेरिका को ये सूचना दे दी थी कि हम अपनी सेल्फ डिफेंस में हमला करेंगे, लेकिन हम इस चीज को एस्केलेट ज्यादा नहीं करना चाहेंगे। और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने हमले करे, ये बखूबी जानते हुए कि इजराइल की जो क्षमता है वो बहुत जबरदस्त है और उसको भेदा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर हमला किया, और एक तरीके से उसने एक संकेत दिया, एक मैसेज दिया अपनी पॉपुलेशन को और शिया पॉपुलेशन को कि ईरान इजराइल से टक्कर लेने के लिए तैयार है, और ईरान के इस हमले का समर्थन करते हुए हिजबुल्लाह और हमास सामने आए। बाकी बात अलग है कि पूरी दुनिया ने इस हमले को कंडेम किया है, और अभी स्थिति ये है कि ईरान ने ये कहा है कि ये हम नहीं चाहते कि ये इससे ज्यादा एस्केलेट हो। अगर इजराइल कोई कार्रवाई करेगा तो इससे भी ज्यादा बड़ा हमला हम करेंगे। तो अब लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या बड़ा हमला करेंगे। क्या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा? अब ये तो सारी दुनिया को मालूम है कि इजराइल के पास अघोषित न्यूक्लियर हथियार हैं। इसी तरह क्या ईरान के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं? अगर हैं तो ये सिचुएशन काफी गंभीर हो जाएगी, और यहां पर ये देखना होगा कि अब इजराइल किस तरीके की कार्रवाई करता है। अब जब हम ये बात करते हैं तो इसको हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी इस चीज को देखना चाहिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर आतंकवादी हमले करता रहता था, और हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार थे घोषित, और पाकिस्तान के पास भी थे। जब पुलवामा पर पाकिस्तान ने हमला किया तो क्या हमें उस समय जवाब नहीं देना चाहिए था? बहुत सारे लोग बालाकोट पर हमला करने से पहले कहते कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा किया। उसका फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान का जो ब्लफ था वो एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि हिंदुस्तान को इससे ज्यादा परेशान ना किया जाए, क्योंकि वो अब जवाब देगा। तो इसी तरीके से अब
ईरान और इजराइल के कॉन्टेक्स्ट को भी समझिए न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिस्पाइट द फैक्ट कि शायद दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं, होंगे या हैं भी, उसके बावजूद भी अगर इजराइल कोई कार्रवाई नहीं करता है तो बहुत ही डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा इजराइल की जनता के लिए। और वहीं अरब वर्ल्ड में एक मैसेज जाएगा कि इजराइल को ललकारा तो ईरान ने ललकारा है, और जियोपॉलिटिकल स्पेस में ईरान की वैल्यू आम अरबी नागरिकों के बीच में काफी बढ़ जाएगी। तो ये एक उसका फॉल आउट होगा अगर इजराइल जवाब नहीं देता है। अभी मैं हाल ही में खबर पढ़ रहा था कि इजराइल की वॉर कैबिनेट के एक मिनिस्टर ने कहा है कि हम इसका जवाब जरूर देंगे, सही समय पर इसका जवाब दिया जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वहीं जो बाइडेन ने ये कहा है कि हम डायरेक्टली ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। बिल्कुल सही है कि अमेरिकन इंटरेस्ट में अभी नहीं है। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और अमेरिका के अंदर भी एक मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसकी अपीसमेंट जरूरी है अगर जो बाइडेन को इलेक्शन जीतना है। तो ये उनकी मजबूरी है वहां पर, और ये सिचुएशन है। अब कई लोग सवाल पूछते हैं कि इसमें इंडिया का क्या रुख होगा। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया का रुख इसके अंदर न्यूट्रल होगा। जैसा हमने यूक्रेन और रूस के युद्ध में देखा कि हमारा रोल और हमारा स्टांस न्यूट्रल रहा। हमारे ऊपर बहुत दबाव पड़ा, यूरोपीय देशों से दबाव पड़ा, अमेरिका से दबाव पड़ा कि हम रूस के ऊपर लगी सैंक्शंस का सम्मान करें और उनसे तेल ना खरीदें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने अपना स्ट्रेटेजिक बैलेंस और स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी बना कर रखी। इसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं पिछले G20 समिट में हमने देखा कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल, इंडिया और यूरोप को लेकर एक बात कही गई कि ये यहाँ पर इन इलाकों से एक ट्रेड कॉरिडोर निकलेगा जिसमें सी और लैंड रेल के रूट्स होंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा ऐलान था, और कई लोगों ने इसके ऊपर सवालिया निशान भी लगाए कि भाई ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है, कि पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। बहरहाल तो ये एक इशू है, और यूएई ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। तो अरब वर्ल्ड के लार्जर इंटरेस्ट में है कि ये कार्रवाई सफल हो। इंडिया भी चाहता है कि ये ट्रेड कॉरिडोर बने, इसमें इजराइल एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा, लाइक सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो एक ये इंटरेस्ट है हमारा जहां तक मिडिल ईस्ट और इजराइल का जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट है भारत के संदर्भ से। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान रूस का बहुत अच्छा मित्र है। ईरान की हमें जरूरत है अफगानिस्तान को साधने के लिए। अफगानिस्तान कराची के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, और उसकी सस्टेनेंस के लिए। तो उसको ऑल्टरनेट देने का काम हम कर रहे हैं ईरान के थ्रू। चाहबार पोर्ट हम बना रहे हैं। चाहबार पोर्ट से लेकर और अफगानिस्तान के बॉर्डर तक रोड और रेलवे बिछाने में भी इंडिया काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस का एक इशू है। साथ के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में मिडिल ईस्ट में रहता है, इजराइल के अंदर काम करता है, और ईरान के अंदर भी काफ़ी तादाद में हिंदुस्तानी मौजूद हैं। तो अगर हम किसी भी साइड किसी भी मुल्क की साइड लेंगे तो हमारे इंटरेस्ट, चाहे वो हमारे नागरिकों की बात हो, चाहे हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, उनके ऊपर खतरा मंडरा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया किसी भी हालत में ऐसी स्थिति के अंदर कोई साइड लेगा। अब देखते हैं कि इजराइल क्या एक्शन लेता है और क्या कोई इस तरीके की कार्रवाई बहुत जल्द करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा। ये सारी चीजें देखनी होंगी और दिलचस्प होंगी। लेकिन ये बात जरूर है कि इजराइल कार्रवाई जरूर करेगा, ये मेरा मानना है। और इस बात को मैं खत्म करने से पहले ये जरूर आपको याद दिला दूं कि जो भी थियोलॉजिकल स्टेट है, आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हैं,
ये उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है कि उनको ये दिखाना होता है कि हम बहुत मजबूत हैं और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए और स्ट्रांग दिखाने के लिए मिलिट्री और मिलिट्री मीन्स का इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। तो इजराइल भी उसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में ईरान आता है, पाकिस्तान आता है। तो ये मुल्क जो है ये मिलिट्री माइट का इस्तेमाल जरूर करेंगे, बट फर्क यहाँ पर यह है कि जब इजराइल की बात करते हैं तो वहां पर मिलिट्री माइट के साथ साथ लॉजिकल एनालिसिस भी होता है। जब हम इस्लामिक थियोलॉजिकल स्टेट्स की बात करते हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेट्स की बात करते हैं, तो वहां पर मिलिट्री माइट का इस्तेमाल जज्बे और जुनून के साथ किया जाता है, ना कि किसी लॉजिकल थिंकिंग के साथ। तो अब देखते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर किस तरीके का प्रोपोजिशन देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मेरा ये टॉक यहाँ पर समाप्त होती है। आपको पसंद आए तो प्लीज को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि अब और रेगुलर अपने पॉडकास्ट और वीडियो आपके सामने रखूं। तो मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।